Good morning, students. I hope and wish you all are safe. Now, today we will discuss about the next topic of the ICT, that is a written skill. And I hope that you all are understand that the previous classes, आप लोग को जितने भी पिछले क्लासेस हैं उसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इवन मैं क्वेश्चन आंसर भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अगर जिसको भी जो प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन आंसर में वो वहाँ से लिख लेगा, और उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन जस्ट आस्क टू मी बाय द मैसेज और द कॉल. So, and one more thing that I want to say that your about your book. Most of the students just ask to me what is the code of the book, what is which publication we use the book. So that's why I'm just saying about that. जो आपको जो बुक यूज़ करने हैं उसका कोड 402 है. आप लोग के स्कूल से भी इंस्ट्रक्शन मिल चुका होगा. मैं भी एक बार इंस्ट्रक्ट कर देना चाह रहा हूँ कि वो 402 कोड है, और आवर्तन पब्लिकेशन की बुक आती है, आप लोग उसे ले लोगे 402 का. दूसरी कोई बुक नहीं चलेगी, इसलिए कोई भी माइंड में कन्फ्यूज़न ना रखें कि जो प्रीवियस बुक जो चल रही थी वो नहीं होगी. अभी जो नया बुक है जो आपका आवर्तन पब्लिकेशन का है 402 कोड, वही बुक चलेगा. सो सबके माइंड में आई होप कि क्लियर हो जाना चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द today's topic, that is a written skill. In the previous classes we all know about the communication, some types of communication skill that are verbal, non-verbal, written, and we will discuss about all the communication skills. So the one more thing, that is a written communication skill that we know about in the previous classes. written skills के बारे में भी हम लोगों ने पिछले क्लास में सुन रखा है, जाना नहीं है written skill क्या होता है, बट इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि written skill एक्चुअल में होता क्या है. So the written skill, that means कि when you are communicate to another one, to your receiver, by the written language or by the text. आप जो टेक्स्ट में, written लैंग्वेज में, written डॉक्यूमेंट्स में आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करते हो, जैसे कि अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप टेक्सटिंग करते हो, किसी को कुछ बोलना है तो आप मेल करते हो, मैसेजेस करते हो. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, सॉरी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स के, ये सारे एग्जाम्पल हैं. तो आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. नाउ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं. Now there are some factors to having a good written communication skills. written communication skills से कुछ बेहतर तरीके होते हैं जिसे हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो written communication है वो more and more better होगा. So the first factor is what is being communicated. सबसे पहले you have to know about that what you want to just communicate to the another one. सबसे पहले इसके knowledge होनी चाहिए कि आपको क्या communicate करना है. नाउ द सेकेंड फैक्टर, दैट इज हाउ दैट इज कम्युनिकेट. अब उसके बाद आपको बात करनी है कैसे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, लाइक वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, वट एवर यू वॉन्ट टू जस्ट. सो नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज अ थर्ड फैक्टर, इज हाउ द रीडर्स प्रिस्क्राइब्स द कम्युनिकेशन. दैट मीन्स कि आपका जो थर्ड जो फैक्टर है के अकॉर्डिंग जो है आपका रीडर जो पर रिसीव्स, मतलब कैसे वो उसे रिसीव करेगा, उसका वे ऑफ रिसीविंग क्या होगा, और फिर वो आपको फीडबैक कैसे देगा, इसके बारे में भी आपको सोचना होगा कि जो आपके पास रीडर के पास जो जाए वो बहुत ही इफेक्टिव मैनर में जाए. तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और तभी जो है रिटन कम्युनिकेशन सबसे बेहतर होगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ 5 गुड रिटन राइटिंग हैबिट्स. सो हम लोग जो 5 राइटिंग हैबिट्स है उसे देखते हैं, कौन कौन से राइटिंग हैबिट्स है और कैसे हम लोग उसे बेहतर बना सकते हैं. सो देर आर 5 रिटन हैबिट्स, लाइक फर्स्ट वन है बी एक्टिव. इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द पैसिव, वी शुड राइट consistently in the active voice, not in the passive voice. You have to just write everything into the active voice, and in this passive voice the subject of the sentence is acted upon, which makes it sound weak and impersonal, whereas in active voice the subject of the sentence is in acting force, and such sentence come across as a strong, direct and clear. That means कि you have to use the active voice statements. आपको जो भी statements बोलने हैं वो आपके active voice में होने चाहिए, passive में नहीं होना चाहिए. So active voice में क्या होता है, वो जो आप डायरेक्टली अब किसी को जब बोलते हो
तो उसमें एक क्लियरिटी नज़र आती है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो एवरी टाइम यू हैव यूज द एक्टिव वॉइस यूज़ करना है, कोशिश करनी है एक्टिव वॉइस यूज़ करने की। नाउ बी लाइक ब्रीफ। सो द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर बट ब्रीफ। जो कम्युनिकेशन होता है आपका, जो रिटर्न कम्युनिकेशन होगा, यू हैव टू जस्ट क्लियर ऑल द पॉइंट्स, ऑल द थिंग्स इनटू दिस कम्युनिकेशन स्किल। हमेशा आपको क्या करना है कि हर चीज़ें ब्रीफ करके जो है यूज़र को, जो आपका ये है रिसीवर है, उसे आपको ब्रीफ करके बतानी होती है। बी क्लियर दैट मीन्स कि यू हैव टू क्लियर ऑल द टॉपिक्स। दैट मीन्स कि रीडर जो है आसानी से उसे समझ सके और उसे कहीं भी कोई तरह की परेशानी ना हो। एक जनरल लैंग्वेज आपको यूज करनी है, कोई हाई लैंग्वेज नहीं यूज करना है, लैंग्वेज बहुत सिंपल होना चाहिए। सो इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी आसानी से आपके जो लिखे हुई चीज़ें हैं उसे बहुत ही आसानी से समझ सकता है। कोई भी कन्फ्यूज़न की बात वहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। मैं आगे बताऊँगा कैसे। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान देनी है। आपकी जो सेंटेंसेज है, वॉइस है, वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए। नाउ बी परसुएसिव। सो आपको जस्ट गुड राइटिंग इन द परसुएसिव राइटिंग, योर गोल इज़ टू कन्विंस द अदर पार्टी टू टेक सम एक्शंस। दैट मीन्स कि जो आपका जो गोल होना चाहिए वो अगले पार्टी को कन्विंस करके, वो मतलब दैट मीन्स कि अगर आप बोल रहे हो उसे, तो अगला पार्टी उससे कन्विंस हो और आप जैसा बोल रहे हो वो करने के लिए वो एकदम बहुत ज़्यादा आतुर रहे। तो उस कंडीशन में वैसे ही आपको सेंटेंसेस को बनाने हैं। नाउ बी पॉजिटिव। यूज पॉजिटिव वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हिच कम्युनिकेट एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। मेक्स योर you just downplay the negatives in your writing. सो नाउ हमेशा आपको क्या करने हैं, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं, पॉजिटिव थॉट्स यूज़ करने हैं, पॉजिटिव एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं। डोंट लूज योर होप एंड डोंट जस्ट यूज़ द नेगेटिव वर्ड्स एंड द नेगेटिव पॉइंट्स, बिकॉज ये नेगेटिव वर्ड्स और नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, आपको डे बाय डे और भी ज़्यादा नेगेटिव बनाते हैं। एक इसके बारे में एक थॉट भी है। आप अगर इस थोड़ा सा हट के बात करो तो एक थॉट भी कहा जाता है कि अगर आप जो चीज़ सोचते हो वही चीज़ें होती है, बट यू हैव टू जस्ट थिंक पॉजिटिवली। अगर आप कंप्लीटली पॉजिटिव वे में सोचते हो तो वो जो भी चीज़ें होनी है वो आपके अकॉर्डिंग होनी है। सो एवरी टाइम यू हैव टू यूज़ द पॉजिटिव वर्ड्स एंड द एक्सप्रेशंस ऑल्सो। सो नाउ there is another topic, that is improving writing skills. That means how to improve our writing skills, because the writing skills is a very good way to communication. So writing skill is the ability to write sentence and the paragraph correctly with the proper grammar, spelling and the punctuation. So आपको writing skill जो है इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपका sentences जो है वो सही होना चाहिए, पैराग्राफ्स हमें अच्छे से लिखे होने चाहिए विथ अ प्रॉपर ग्रामेटिकल लैंग्वेज। जो अब आपका जो विथ ग्रामर का यूज़ उसमें प्रॉपर होना चाहिए। डोंट जस्ट मिस स्पेल द वर्ड्स, आपका स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, पंचुएशन करेक्ट होना चाहिए। सो दीज आर द सम थिंग्स दैट यू कैन जस्ट पुट इट इनटू योर राइटिंग स्किल. Now the some things that you have to remember when you are just communicate by the writing skills. So now first one, that is a practice writing on a regular basis. You have to just write each and every types. You have to just write the different types of topics in a daily manner. ठीक है, आपको डेली वाइज कुछ ना कुछ टॉपिक्स के बारे में लिखते रहना होता है, जिससे कि क्या होता है, आपकी जो राइटिंग स्किल है जो वो रेगुलरली बेस पे अच्छी बेहतर बनी रहती है। चाहे आप हिंदी में लिखो, चाहे आप इंग्लिश में लिखो, वट एवर यू वॉन्ट टू जस्ट यूज़, आप जिस लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हो उस लैंग्वेज में आप डेली लिखो। लिखने से क्या होता है कि जो राइटिंग स्किल है, जो आप कम्युनिकेशन जब आप करोगे, तो अगर बाय द वे कोई टॉपिक बोल दिया गया, तो आप जब एक बार राइटिंग स्किल आपकी बेहतर है तो आप उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिखा जाता है मैं इसके बारे में भी बताऊँगा कि हमारा लिखने का तरीका कैसे अच्छा होगा, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले देखते हैं अभी कुछ चीज़ें, लाइक फाइंड अ प्लेस दैट वेल सुटेड फॉर राइटिंग। आपको वो जगह ढूंढनी है जहाँ पे मतलब आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो, लाइक देयर इज़ अ कॉफ़ी शॉप, अ लाइब्रेरी और अ स्टडी रूम और अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यू हैव टू जस्ट चूज द प्लेस वेयर यू वांट टू जस्ट कम्युनिकेट टू द अनदर वन। सो वो जो प्लेस भी कभी कभी बहुत मायने रखता है। जब आप कुछ चीज़ें लिख रहे होते हो तो उस कंडीशन में जगह बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप क्या लिख रहे हो, जगह कितना ज़्यादा शांत है, कितना ज़्यादा अच्छा है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है, तो वो भी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। अब ऐसी जगह आप लिख रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रस है, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो आपका रिटेन है वो वहाँ पे बेहतर नहीं हो पाए, क्योंकि माइंड आपका कंसंट्रेट ही नहीं रह पाएगा। कंसंट्रेट नहीं रहेगा तो यू कैन नॉट राइट एनीथिंग।
Now monitor your progress. You have to just monitor each and every step of your progress. So आपको क्या करना है, हर स्टेप जो आप लिखते हो उसके प्रोग्रेस के बारे में भी ध्यान देना है कि कैसे कैसे क्या प्रोग्रेस हो रहा है। दैट मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कौन सा स्टेप होगा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम ध्यान देंगे। तो आई होप कि राइटिंग स्किल हमारा बेहतर होगा। नाउ अब हम इसमें कुछ एक क्योंकि ये जो चैप्टर है वो जनरली ग्रामर से रिलेटेड है, ग्रामेटिकल फैक्ट्स भी हैं, कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी हैं इसमें। तो जनरली आई होप कि सब लोग जानते होंगे ग्रामेटिकल, आप लोग ग्रामर आपने पहले से पढ़ रखा है, तो उसे शायद मैं एक बार बस रिव्यू दे दूंगा और बाकी की चीज़ें आपके समझ में ऑलरेडी आ चुकी हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी, क्योंकि इसमें बस एक छोटा सा ब्रीफ है कि आपको जो, क्योंकि राइटिंग स्किल डिपेंड्स अपॉन द ग्रामर, प्रॉपर ग्रामर। सो ग्रामर के कुछ एक पार्ट्स हैं जो इसमें डिस्कस किए गए हैं। होप कि सबके समझ में आएगा, वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो पंचुएशन, so punctuation is a set of marks that are used in writing. They make a sentence easier to understand, and punctuation brings a clear meaning to our writing. पंचुएशन का मतलब क्या होता है, दैट इज़ यूज्ड फॉर द प्रॉपर सेंटेंसेस। ये आपके सेंटेंस को पूरा करता है, एंड इसके थ्रू जो होता है आपका सेंटेंस बहुत ज़्यादा आसानी से लोग समझ सकते हैं, क्लियर होता है, मीनिंगफुल होता है। तो पंचुएशन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्या क्या पंचुएशंस होते हैं वो हम लोग देखते हैं। लाइक अ फुल स्टॉप, जनरली वी यूज़ द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। फुल स्टॉप हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, व्हेन वी जस्ट इन द सेंटेंसेस, दैट टाइम वी यूज़ द full stop sign, like wait for me till I return. So that after till I return, that is a full stop, that means the sentence will be finished, complete sentence, ये sentence complete हो गया। So full stop is generally used for the completion of the sentences. Now the question mark, that means कि you want to ask some question to the another one, you want to ask to the some question to the like receiver, like where are you going. So after going you have to just use the question mark. So question mark क्या बताता है कि ये एक सेंटेंस जो है क्वेश्चन करना चाहता है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है, और आप इंटरोगेट कर रहे हो। इंटरोगेट करना मतलब आप किसी से पूछ रहे हो, सो दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। Now the exclamatory sentences, we use an exclamation marks at the end of an exclamatory word or a sentences. हम कभी कभी देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी जो एक्सक्लामेटरी सिंबल जो है हम लोग वो भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई सरप्राइज है, कोई वंडर देखा, कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, जैसे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट प्लेस, व्हाट अ like a good place, what a pleasant like a surprise or a book or a each and everything. That means कि when you are just getting some surprise, some कुछ आश्चर्य की बातें, कुछ डरावनी बातें, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको एक्सक्लामेटरी मार्क्स का यूज़ करना होता है। सो दैट टाइम यू यूज़ द एक्सक्लामेटरी मार्क्स। नाउ इन्वर्टेड कॉमा, सो इन्वर्टेड कॉमा डेट इज आप कंप्यूटर लैंग्वेज में उसे सिंगल कोट डबल कोट भी बोलते हो। सो इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, वी यूज़ इन्वर्टेड कॉमाज टू मार्क द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर्स। दैट मीन्स कि अगर कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई एक स्पेशल मार्क्स है, कोई एक स्पेशल वर्ड है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो कि कोई ये चीज़ें बोल रहा है, ठीक है, कोई पर्सन के द्वारा ये चीज़ें बोली गई, कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, तो हम उन सारी चीज़ों को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ये सारे पंचुएशंस हैं। कॉमा दैट मीन्स इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द शॉर्टेस्ट पाउज। ये एक छोटा सा एक प्लेस है, यानी यहाँ आपको रुकना है, छोटा पाउज है, एंड देन सेंटेंस विल बी नॉट कंप्लीटेड। यहाँ पे जब आप कॉमा यूज़ करोगे तो सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा स्टे करना है। यानी कि जब आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, जैसे देयर आर बनानाज, आफ्टर बनानाज देयर इज़ अ कॉमा, तो बनाना के बाद रुकना है, यानी देयर आर बनानाज, गुआभाज, ग्रेप्स एंड ऑरेंज। सो यहाँ पे रुक रुक के है, एक लाइन से आप बनानाज, गुआभाज, ग्रेप्स ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि बनानाज, गुआभाज, ग्रेप्स एंड ऑरेंज इन द बास्केट। सो यहाँ पे आपको स्टे करना है। कॉमा दैट मीन्स कि देयर इज अ सम शॉर्टेस्ट पाउज, इट्स लाइक व्हेन यू आर जस्ट स्टे इन अ सम टाइम, विद इन लाइक सेकेंड बोल सकते हो आप। तो आपको स्टे करके, यानी सेंटेंस को वहाँ से तोड़ देना है आपको। सेंटेंस कॉमा का मतलब सीधा समझ लो, आपकी वहाँ से सेंटेंस को ब्रेक करके तब पढ़ना है। वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, बट आप सेंटेंस को थोड़ा सा ब्रेक दोगे तब जाके पढ़ोगे। सो तब जाके, और लास्ट में जब फुल स्टॉप होगा तो वो सेंटेंस क्लियर होता है। So I hope कि there are the different types of examples related to the commas. So you have to just read that information, and I hope कि it is a very easy to understand. ये बहुत ज़्यादा आसान है, and आपके समझ में आसानी से आ जाएगा।
Now, apostrophe we use an apostrophe to show possessions. जैसे कि अब कभी हमें possessions अगर शो करना है, कोई बहुत ज़्यादा possessive है, तो उस टाइम में हमें apostrophe भी लगाते हैं. दैट मीन्स कि today's work, तो हमें today's आज का वर्क, ठीक है. तो यानी कि मुझे आज को भी लेके चलना है, तो वहाँ पे पोजीशन आज से रिलेटेड कर रहा है, ठीक है. वर्क को आज से रिलेट कर रहा है, पोजीशंस पॉजिटिव कर रहा है, पोजीशंस कर रहा है. दैट मीन्स कि ये आज से रिलेटेड है. द गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल्स का हॉस्टल, तो उस समय हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. आप लाइक टुडेज होमवर्क, तो आज का होमवर्क, तो यहाँ पे जो है होमवर्क जो है आज से रिलेट कर रहा है, ठीक है. तो इस कंडीशन में आपका एपोस्ट्रॉफी एस यूज होता है. नाउ हाइफन, वी यूज एन हाइफन टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टू मेक अ कंपाउंड वर्ड्स. दैट मीन्स कि अगर आपको हाइफन यूज करते हो तो तो वो आपको दो और दो से ज़्यादा वर्ड्स का कंपाउंड बताता है. दैट मीन्स कि लाइक 29, कोऑर्डिनेशन, अब ये दो वर्ड का जॉइंट है. फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, दीज आर सम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स. you all know about that. There are different different types of word that are related to the, that are just combined with the hyphen also. So now capital letters, that means what, we use the capital letters in the following ways. capital letters को भी हम लोग use करते हैं. The capital letters, that means all the text, all the letters will be capital. uh, like he came to with me, like he, when you are just starting the sentence, that means that time you use the first word of the sentence, the first letter of the sentence, that is in a capital way. We all know about that, ठीक है. तो जो पहला वर्ड होता है, पहला वर्ड नहीं, पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है. हम लोग सभी जब लिखते हैं तो पहला लेटर हमारा कैपिटल होता है. सो दैट इज़ अ कैपिटल लेटर. इसको हम लोग कैपिटल लेटर बोलते हैं. हम लोग स्मॉल में नहीं लिखते हैं. जब भी कोई नाम लिखते हैं तो हम लोग उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं. सो दीज आर सम कैपिटल लेटर्स, और बाकी के रेस्ट जो होते हैं वो स्मॉल लेटर होते हैं. Now the next one, that is a phrases, and we know about that. A phrases is a group of words that stands together as a single unit. That means a phrases that has a like a group of words and their meanings is a like it stands upon a single platform. ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे स्टेबल रहता है और उसको हम लोग यूज़ करते हैं. फ्रेज दैट इज कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को, बट वो उसका जो मीनिंग होता है वो सिंगल मीनिंग होता है. तो हम लोग देखते हैं क्या क्या फ्रेजेस हैं. Now there are different types of phrases. So first one, that is a noun phrase. अब noun phrase क्या होता है? So noun phrase consists noun and its modifiers. So noun phrase क्या करता है? ये noun लिए हुए रहता है और उसके modifiers को भी लिए हुए रहता है. So like the neighborhood, family, a short cousin. So these are the some like noun phrases words. Now verb phrases, that means it consists a verb or its modifier. अब ये क्या करता है, वर्ड verb और उसके modifiers को लिए रखता है. verb और उसका modifiers भी इसमें रहता है. like we are waiting for the bus, felt a prick of her wrist. तो these are the different types of example. You all know about that. Adverbial phrase, so adverbial phrase are phrases that act as a adverb. वो adverb की जगह act करता है, like around the corner, and the different examples like in silence. So now the gerund phrase, that means it's essentially noun phrases that being with a gerund. ये क्या करता है gerund phrase क्या, स्पेशली वो noun phrase ही होता है, ठीक है. लेकिन ये स्पेशली ये gerund से स्टार्ट होता है, like wading through the river, jumping like a frog. तो these are some examples of the like a phrase. अब jumping like a frog, तो frog की तरह वो jump कर रहा है. So that is a like a example of the gerund phrase. Infinitive phrase, so infinitive phrase begins with the verb infinitives and includes any modifier. Infinitives phrase functions as noun, adjectives, and adverbs. So these are like some examples, like to run out of petrol, like to visit the temple visit कर रहे हो, पेट्रोल के लिए जा रहे हो, पेट्रोल के लिए भाग रहे हो. So these are some like infinitive phrases. Now appositive phrase. An appositive phrase is essentially a noun phrase but rename another noun in the sentences. Like the flower, a red rose was beautiful. अब वो flower से correlate है, वो flower जो है वो red rose है,
तो वो नाउन के बदले आ रहा है, नाउन के बदले हमने एक दूसरा नाम किया रेड रोज, वो फ्लावर जो है वो रेड रोज है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. सो दीज आर अपोजिटिव phrases. Now participle phrase, a participle phrase includes the participle and its modifier. ये participle और इसके modifiers को लिए रखता है. Like giggling and playing in the park, पार्क में झूमना खेलना, दैट इज लाइक ये भी एक फ्रेज है. नाउ प्रीपोजिशनल फ्रेज. A prepositional phrase is a group of words that includes a preposition and a noun. So before mall, under the stairs. So these are the examples of the prepositional phrase. ये before mall, under the stairs. तो इस टाइप के जो भी, दैट मीन्स कि ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन यह क्या करता है, प्रीपोजिशन और नाउन दोनों को ले के बनता है. तो जैसे इसमें देखो बिफोर मॉल, तो मॉल क्या है, ये नाउन है, मॉल एक प्लेस है, जगह है, जिसको हम लोग अब बिफोर क्या प्रोपोजिशन है. यानी कि ये दोनों वर्ड को मिलाने से एक फ्रेज तैयार हुआ जिसका एक मीनिंग होता है बिफोर मॉल, यानी मॉल के पहले, मॉल से पहले, या अंडर द स्टेयर्स के पास. ठीक है. सो दीज आर द सम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. नाउ एब्सोल्यूट फ्रेज. एब्सोल्यूट फ्रेज इंक्लूड्स अ नाउन एंड द पार्टिसिपल एंड इट्स मॉडिफायर. अब नाउन, ये जो एब्सोल्यूट फ्रेज है वो क्या लिए रखता है, नाउन लिए रखता है, पार्टिसिपल रखता है और मॉडिफायर्स को भी लिए रखता है. सो नाउ फ्लैग फ्लाइंग एट half mast, her hair struck with sunlight. So these are some examples of the absolute phrase. I hope कि ये confusion वाला नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ रखा है, तो शायद कोई confusion नहीं होनी चाहिए. Next topic, that is a sentence. So a sentence consists of a subject and the predicate. Sentence क्या लिए रखता है, subject और predicate. Sentence में क्या होता है, subject और predicate होता है. तो हमने देखा line is sleeping. So there is some subject, line subject and sleeping is a predicate. तो ये sentence हम लोग बनाते हैं. So subject देखो यहाँ पे जैसे the subject, that means a person or thing in a sentence that is that does an action. That means subject जो है वो होता है कि जो action perform कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं subject. ठीक है. और जहाँ action perform हो रहा है, ठीक है, जिससे ये बोध होता है कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट. जैसे माई ब्रदर इज कॉलिंग मी, तो माई ब्रदर दैट इज अ सब्जेक्ट. एंड प्रेडिकेट इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स द एक्शन. ये एक्शन को कंटेंट किया रहता है. दैट मीन्स इज कॉलिंग, कॉलिंग मी, कॉलिंग दैट मीन्स अ एक्शन. सो कॉलिंग वहाँ पे क्या हो गया, एक्शन परफॉर्म हो गया, और माई ब्रदर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. सो एक और एग्जांपल देख लो प्रेडिकेट में. अर्जुन इज गोइंग टू प्ले. सो अर्जुन दैट इज अ सब्जेक्ट एंड इज गोइंग टू प्ले दैट इज अ प्रेडिकेट. तो वहाँ पे जो एक्शन जो कंटेंस किए रखता है वो हो गया प्रेडिकेट, और जिसके द्वारा वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट. सो दीज आर द लाइक सेंटेंस. सो नाउ द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेज. अब सेंटेंसेज के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, उसके बारे में हम लोग देखें. सबसे पहले नाउ फर्स्ट वन, दैट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ सेंटेंस. ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है, ये सेंटेंस को बनाने का काम करता है. सो इनटू दिस देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ लाइक अफर्मेटिव एंड द नेगेटिव सेंटेंस. अब अफर्मेटिव सेंटेंस यू नो अबाउट दैट इज अ पॉजिटिव, एंड नेगेटिव दैट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. लाइक आई लव टू ईट अ मैंगो, मुझे आम खाना पसंद है, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. बट आई डोंट लव टू ईट अ मैंगो. ठीक है. या द कैट डिड नॉट चेस द माउस, दैट इज अ नेगेटिव. दैट मीन्स कि जहाँ नहीं का बोध हो जा रहा है कि मुझे ये नहीं करना है, दैट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. मुझे ये करना है, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. सो देयर आर सम एग्जांपल्स, यू जस्ट रीड दैट एग्जांपल्स. And any confusion, just ask to me. The next one, that is a imperative sentence. So into the imperative sentence that gives a command, order and make a request or expresses a wish. That means कि imperative sentence में क्या होता है, वो कमांड देने का बोध होता है, ऑर्डर देने का बोध होता है, और आपसे अगर रिक्वेस्ट या विश की जा रही है तो उस कंडीशन में हम लोग imperative sentence का यूज कर रहे हैं. जैसे प्लीज कीप क्वाइट, दैट इज वो आपको बोला जा रहा है कि शांत रहो, डोंट डू दैट, दैट इज अ कमांड. Eat healthy food, that is a advice. ठीक है. Hope you are well, hope you are getting a success, that is a wish. So these are some examples that is related to the imperative sentences. Now interrogative sentences. So interrogative, that means to interrogate someone. Interrogate, that means कि to ask anything to the another one. So that is a interrogative sentence. जब आप किसी से पूछते हो कोई चीज़, तो वहाँ पे interrogative sentence का बोध होता है. Some examples like just do you like reading books. That means कि ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है. लाइक कि क्या आप रीडिंग, क्या आप बुक पढ़ना पसंद करते हो. Want to eat
क्या आप खाना चाहते हो? तो दीज आर सम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दैट मीन्स कि यू जस्ट इंटरोगेट टू समवन, यू जस्ट वांट टू आस्क some question to the another one, that is the interrogative. Now the exclamatory sentences. An exclamatory sentences express sudden and strong feelings such as surprise, wonder, pity. मैंने पहले भी बताया exclamatory sentences के बारे में, exclamatory marks के बारे में मैंने बताया था. So exclamatory sentences वही चीज़ें हैं कि जहाँ पे surprise, wonder, sympathy का बोध होता है, वहाँ पे हम लोग उसे हम लोग exclamatory sentences बोलते हैं. and that time we use the exclamatory sign also. हम लोग वहाँ पे exclamatory sign भी यूज़ करते हैं, लाइक व्हाट अ लवली प्लेस दैट इज़. सो वो कितना अच्छा प्लेस था, वो क्या है, वंडर है, वो एक आश्चर्यजनक चीज़ है. ठीक है. सो दैट इज़ लाइक एग्जाम्पल ऑफ द एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के. सो इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, हाउ टू जस्ट फॉर्म अ सेंटेंस. सो इसके बारे में देखें. So first one, that is a simple sentence, and the another one that is a compound, and the next that is a complex sentence. So there are different types of sentences. So first one, that is a simple sentence. So simple sentence, that means ki it is very simple, like they rested when evening came, like the moon shine bright. So these are the some simple sentence, that is a simple subject and the predicate also. So ये बहुत simple sentence हो गया. तो simple sentence में क्या होता है, subject होता है और predicate होता है बस, और वो एक सेंटेंस फॉर्म हो जाता है, कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म होता है. नाउ अब कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो अ कंपाउंड सेंटेंस इज जनरली फॉर्म व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लाउज आर जॉइंड टुगेदर बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक एंड बट और एट्सेट्रा. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जब हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से होता है कंपाउंड सेंटेंस. दैट मीन्स कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू एंड मोर सेंटेंसेस. ये दो और दो से अधिक सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. और ये कॉम्बिनेशन जो बनता है ये कंजंक्शन के यूज़ से बनता है. तो वहाँ पे अगर हमें दो सेंटेंसेस को पैच करने हैं तो हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं. नाउ लाइक द डे वॉज वेरी हॉट एंड वी वॉन्ट फॉर अ लॉन्ग स्विम. ठीक है. सो these two statements are joined with the and conjunction. So this is the compound statement. Now the complex statement. अब हम लोग complex statement के बारे में देखेंगे. So the complex statement consists of a independent clause and one or more dependent clause. इसमें क्या होता है, एक independent clause होता है और एक से ज़्यादा dependent clauses होते हैं. For example, like open the door after seeing through the keyhole. So that is a dependency of the both, like open the door after seeing through a eye hole. जब हमने आई होल से देखा तब डोर को ओपन किया, उससे पहले डोर ओपन नहीं किया. तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है. ऑन दैट टाइम वी यूज द कंजंक्शंस आल्सो लाइक आफ्टर, व्हाइल, थ्रू. दीज आर सम लाइक सेंटेंस जॉइनर लाइक कंजंक्शंस आल्सो. सो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लाउज भी हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज भी हैं. तो आई होप कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यहाँ तक. Compound complex sentences. So a compound complex sentences is one that contain two independent clause in addition to a dependent clause. That means कि यहाँ पे two independent clause होंगे और एक dependent clause भी होगा जो उसको add करेगा. Like Rajat left in hurry after he got a phone call but he came back later. जब रजत को क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा जल्दी में गया एंड जस्ट आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल, जब वो फ़ोन कॉल आया तो जस्ट वो फिर से दौड़ के फिर से ये अंदर आ गया. ठीक है. सो दैट इज़ देयर इज़ अ टू इंडिपेंडेंट क्लाउज लाइक रजत लेफ्ट इन अ हरी and after it's a conjunction he got a phone call, that is a different independent clause. And there is a dependent clause but he come back later, that is a dependent clause. ये उस पर डिपेंड, जब कॉल आया तब वो आया, तब वो बैक हुआ, अगर नहीं आता तो नहीं बैक होता. दैट मीन्स द बट कम बैक लेटर, दैट इज़ अ डिपेंडेंट क्लाउज. और ये उस पर डिपेंडेंट करा, किस पे, जो इंडिपेंडेंट क्लाउज था वो उस पर डिपेंडेंट कर रहा है. तो दीज आर द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. तो इसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लाउज और एक डिपेंडेंट क्लाउज होता है जो कि उसको ज्वाइन कर रहा है, यानी उसकी जो डिपेंडेंट क्लाउज की वजह से जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो उस पर वो वही होता है डिपेंडेंट क्लाउज. सो नाउ कंप्लीट सेंटेंसेस, दैट मीन्स कि यू कैन जस्ट क्रिएट द कंप्लीट सेंटेंसेस दैट हैज सम मीनिंग्स.
meaningful sentence, that is a complete sentence. So like a Sita walked along the holy river Ganga, so this is the complete sentence. यहाँ पे कोई ये नहीं है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं, क्लियर कट पता चल रहा है, बट इसलिए हमें इनकम्प्लीट सेंटेंस यूज़ नहीं करने हैं, हमें हमेशा कंप्लीट सेंटेंसेस को यूज करना है. सो आई होप सबको समझ में आ रहा है. सो नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. तो जनरली द parts of a speech, that is a noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, interjection, we all know about that, and we also know about that their definition and their uses, we all know about it, but we have to just discuss in a like a overview of the different types of parts of a speech. Like a noun is a word used to a name, person, place, and the things. So ये जो noun है ये क्या होता है, नाम, person, place, के जगह किसी को भी हम लोग बोलते हैं वो उससे नाउन बोलते हैं. एक नेताजी वॉज अ ग्रेट इंडियन लीडर, सो नेताजी दैट इज़ अ नाउन, लीडर दिस अ नाउन. सो इसे हम लोग बोलते हैं नाउन. एंड प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन. प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले में यूज होता है, उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं. लाइक देयर इज सम एग्जांपल, आई मेट मदर टेरेसा व्हेन सी विजिटेड आवर स्कूल. सो आई मेट मदर टेरेसा, सो आफ्टर व्हेन सी यू विजिटेड, तो सी जनरली यूज्ड फॉर द मदर टेरेसा. सी जो यहाँ यूज हुआ है वो मदर टेरेसा के बदले आया मदर टेरेसा, या आई के बदले आए आई मेट मदर टेरेसा सी विजिट आवर स्कूल. तो वहाँ पे मदर टेरेसा के बदले सी का यूज हुआ है, तो ये नाउन के बदले वहाँ पे आया है. सो नाउ वर्ब, दैट परफॉर्म सम एक्शन. वर्ब क्या होता है, ये एक्शन वर्ड्स होते हैं. नाउ द फार्मर प्लक्ड द एपल्स एंड प्लेस देम इन अ cart. So plucked and the place, these are some actions that are performed by the farmer. So these are some action words, that is a verb. Adverb, that is an adverb is a word that add something in the meaning of the verb. वो verb की meaning को जो क्या करता है, डिक्लेयर करता है, वर्ब की मीनिंग में कुछ स्पेशली विशेषता को बताता है, इसे आप बोल सकते हो. सो जनरली सी अरेंजेस द फ्लावर्स क्विकली, वो एकदम अच्छे तरीके से बहुत ही तेज़ी से फ्लावर्स को अरेंज कर रहा है. सो क्विकली, व्हेन यू यूज जस्ट LY, दैट द वर्ब विल बी इन अ एडवर्ब. जब हम क्विकली LY लगाते हैं तो दैट टाइम वो क्या हो जाता है, वो जो वर्ब है वो एडवर्ब बन जाता है. नाउ एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन. जो वर्ड एडजेक्टिव है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है. लाइक द किंगफिशर इज अ कलरफुल वर्ड. तो किंगफिशर दैट इज अ नाउन, एंड कलरफुल दैट लाइक क्वालिटी ऑफ द किंगफिशर, ये क्या करता है, क्वालिटी बताता है नाउन की, उसकी क्या विशेषता है. तो किंगफिशर की विशेषता क्या बता रहा है कि वो एक कलरफुल बर्ड है, तो वो कलरफुल इज एडजेक्टिव वर्ड्स. नाउ कंजंक्शन, इट्स ज्वाइनर ऑफ द सेंटेंसेस. इसको बोल सकते हैं हम लोग सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, या टू वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए. जब हम दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेज को ज्वाइंट्स करते हैं, सो दैट टाइम वी यूज द कंजंक्शन. लाइक सीता एंड गीता. सो सीता एंड गीता आर ज्वाइंट विद द एंड कंजंक्शन. सीता और गीता किसे, एंड कंजंक्शन से वो ज्वाइंट है, यानी सीता एंड गीता बोथ. ठीक है. इट स्टार्टेड रेनिंग बट we managed to find shelter. तो but that is a conjunction word that add the two sentences. यहाँ पे क्या कर रहा है, दो sentences को add कर रहा है. It starts raining, जब raining start हुआ तो वो लेकिन वो लोग अपना मैनेज कर लिए कहाँ पे उन्हें रहना है. ठीक है, कहाँ उन्हें अपना जगह मिलना है, कहाँ वो अपना छुपेंगे, वो लोग मैनेज कर लिए. तो these two sentences are joined with the but conjunction. So that is a conjunction words. Now the next one, that is a preposition. So preposition is a word that shows the position of a noun or a pronoun, is relation to something else in the sentences. So ये क्या करता है, ये position बताता है noun और pronoun का, ये relation भी बताता है. Like Johnny kept the broom under the cupboard, Humpty Dumpty sat on the wall. So these are some words that just Humpty Dumpty, that is a noun, and sat on the wall, that means कि ये क्या कर रहा है, बता रहा है कि वो कौन से उसका पोजीशन क्या है, वॉल पे है. सो दीज आर द लाइक पोजिशनल वर्ड्स, इसको बोल सकते हो कि ये पोजीशन शो करता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन का. नाउ इंटरजेक्शन. एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन इमोशन और अ सडन फीलिंग्स. जो सडन फीलिंग्स होती है, जिसको आश्चर्य आप बोल सकते हो, इमोशंस बोल सकते हो. सो दैट टाइम वी यूज द इंटरजेक्शन लाइक ओ हरी. ठीक है,
oh wow, so these are the some like interjection words. So these are just relate to our emotions and the sudden feelings जो at a time instantly कुछ घटना हो गई या कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सबके समझ में क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ अ आर्टिकल। सो यू ऑल नो अबाउट द आर्टिकल दैट इज़ अ ए and b. So you know about the uses of the a and b, तो आई होप कि इट इज़ नॉट लाइक इसे एक्सप्लेन करना कोई ज़रूरत भी नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये समझ में सबके है कि ए का यूज़ कहाँ करते हैं, एन का यूज़ कहाँ करते हैं, एंड द का यूज़ कहाँ करते हैं, तो ये सबके समझ में आ गया होगा। नाउ यू कैन जस्ट रीड ऑल द थिंग्स लाइक एक बार वैसे देख लो लाइक indefinite article a or an. So a and an are called indefinite articles because they do not point out any particular person or a thing, like a man, an atlas. Generally a before constant we use the a, and before vowels we use the an. So you all know about that use of a. The use of a is based on the like pronunciation of singular countable nouns. So a boy, a dog. So generally, and the next one a is also used before the nouns that begins with a vowel but have a long constant sounds. अब उसके पास कोई भी ऐसा एक वर्ड है अगर वो वॉवेल से शुरू होता है बट उसके पास बहुत लंबा कांस्टेंट का साउंड है, ठीक है, लाइक यूनिवर्सिटी, तो वहाँ एन यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकते हम लोग, अ यूनिवर्सिटी बोलते हैं। लाइक यूनिक पर्सन, तो वहाँ पे अ यूनिक पर्सन बोलते हैं। सो दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस। यू कैन जस्ट रीड ऑल द uses of a and b carefully, and if you have any problem then just ask to me. Main thing that we will discuss, that is the paragraph writing. It's the main thing. इसे डिस्कस करना जरूरी है। पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, पैराग्राफ राइटिंग क्यों जरूरी है? तो जनरली अ पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट आर अरेंज इन सच एन डिफरेंट ऑर्डर्स। सो ये जो पैराग्राफ है ये क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होता है जिसको हम लोग एक डिफरेंट मैनर में अरेंज करते हैं। सो मोस्ट पैराग्राफ्स हैव 3 पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत सारे पैराग्राफ्स के पास, जितने भी पैराग्राफ होते हैं उनके पास 3 जनरली हम लोग स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं पैराग्राफ राइटिंग में। दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड द कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन दैट इज़ अ फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन जो होता है वो फर्स्ट सेक्शन होता है, एंड दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ एनी टाइप्स ऑफ टॉपिक। जो टॉपिक आपको तैयार करनी है उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन जो होता है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट बॉडी दैट कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, एनालिसिस। सो दीज ऑल थिंग्स आर कलेक्टेड इनटू द बॉडी। ये जो बॉडी होता है ये सारी चीज़ें बॉडी में कंटेंट रहती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ अ conclusion. So conclusion that is a summarize of a paragraph central ideas. So ये जो conclusion होता है ये generally summary होता है। When you just write the paragraph, when you just write the content of the different types of topic, that time after the written topics then you can just create the conclusion, जिसको हम लोग निष्कर्ष भी बोलते हैं। सो निष्कर्ष आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो। निष्कर्ष लिखना किसी भी पैराग्राफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाउ दैट इज़ अ टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। सो टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स को देखें क्या होता है। सो फर्स्ट वन दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। सो दिस टाइप्स ऑफ पैराग्राफ डिस्क्राइब समथिंग। ये जो पैराग्राफ होता है ये किसी भी सेंटेंस को जो होता है, किसी भी टॉपिक को जो होता है ये डिस्क्राइब करने के लिए होता है, यानी कि वो पूरी डिस्क्राइब करता है। यानी द वर्ड चूजन इन द डिस्क्रिप्टिव शुड बी आर्टिस्टिक। जो वर्ड आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में यूज़ करते हो वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होनी चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड यू कैन यूज़ द प्रॉपर वर्ड्स ऑफ द प्रॉपर मीनिंग। Now narrative paragraph, this types of paragraph tells a story। जो narrative paragraph होता है सो वो नरेट करता है। when you are writing some stories so that time you use the narrative, उसे हम लोग narrative paragraph बोलते हैं, जहाँ हम लोग किसी भी चीज़ को narrate करते हैं, simplify करते हैं, explain करते हैं। now expository paragraph, so this type of paragraph explains something or provides instruction। so ये जो paragraph है ये generally जो है instruction provide करने के लिए, जहाँ हमें अगर instruction कुछ भी देने होते हैं तो that time we used that things into our expository paragraph। वो expository paragraph में हम लोग उसे
डिफाइन कर सकते हैं। नाउ persuasive paragraph, so persuasive paragraph, that is this type of paragraph that many educators focus on because it is useful when building an argument. It often requires a collection of facts and research. So generally ये जो होता है, ये क्या होता है कि इसमें हम लोग फैक्ट्स और रिसर्च, जो भी अपने आइडियाज़ के होते हैं उसके फैक्ट्स और रिसर्च को, यानी कि जो चीज़ें हमें देनी है, जो एक्चुअल फैक्ट है, उसे हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, ये सारे पैराग्राफ के टाइप्स, और हर चीज़ को हमें कहाँ देने हैं ये इसमें डिवाइडेड है, तो हमें उस अकॉर्डिंग ही यूज करने होते हैं। सो इसके बाद शायद हमारा जो पैराग्राफ हो, हमारा जो रिटन स्किल हो, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उस समय यूज होती हैं। नाउ द फर्स्ट वन, दैट इज़ द यूनिटी ऑफ टॉपिक। So there should be a unity of topic. Each paragraph should have a single controlling idea. जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी चीज़ें आप उसमें पुट करना चाहते हो, सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, कहाँ क्या चीज़ें डालनी है, ठीक है, पैराग्राफ में कौन सी कहाँ चीज़ें लिखनी है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। नाउ शॉर्ट एंड कंसाइज, यू हैव टू जस्ट पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट एंड कंसाइज बिकॉज योर लाइक अ रिसीवर हैज़ नो एनी इनफ टाइम टू जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ थिंग्स। सो आपको वहाँ पे क्या करना है, कम छोटे समय में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी है। नाउ कंट्रोलिंग आइडियाज, दैट इज बिफोर राइटिंग द पैराग्राफ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू जस्ट थिंक अबाउट द टॉपिक एंड द रिलेटेड सेंटेंसेज। जो आप टॉपिक के बारे में बोलना चाह रहे हो उसके बारे में आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस टॉपिक को स्टार्ट करें, अदरवाइज अभी फ़िलहाल ना स्टार्ट करें। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हर चीज़ें जान लेनी पड़ती है। नाउ कनेक्टेड सेंटेंसेज, सो सेंटेंसेज विद इन अ पैराग्राफ शुड बी कोहेरिएंट एंड कनेक्टेड टू ईच अदर। जो सेंटेंसेज होने चाहिए वो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कनेक्टेड होने चाहिए, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो फिर यूजर के समझ में नहीं आएगा और वो अच्छे से उसे समझ नहीं पाएगा। नाउ कोहेरियंस, लाइक अननेसेसरी डिटेल्स शुड नॉट बी एडेड इनटू द पैराग्राफ, यू हैव टू जस्ट यूज द प्रॉपर वर्ड ऑफ द प्रॉपर सेंटेंसेज। सो उससे क्या होगा कि आपका जो सेंटेंस है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और अट्रैक्टिव होगा। Now completeness of the sentences, so you have to just complete the sentences, so that's why they just give they just provide the actual meaning. Now summarize, that means it's a conclusion. Summarize मतलब उसका क्या होता है, conclusion होता है, यानी पूरे टॉपिक जो आपने लिखा उसका एक छोटा सा, ठीक है, लाइक 2 से 5 लाइन में आप उसको समराइज कर सकते हो कि ये चीज़ें कहनी है, जिसको एक बार पढ़ के लोग समझ जाएं कि अच्छा ये चीज़ें कहना चाह रहा है। Now proofreading and revision, so proofreading and revision is the most important thing while you are just writing something. आप जब कुछ लिख रहे हो तो प्रूफ रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो क्या लिख रहे हो, कहाँ क्या मिस्टेक्स है, कहीं कुछ गलती तो नहीं है क्या, उसे कुछ ठीक करना है। सो इन सारी चीज़ों को जब हम प्रूफ रीडिंग करते हैं, यानी दोबारा उसे जो लिखी हुई चीज़ें उसको रिवाइज करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो उस समय हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ हमने गलती कर रखी है, कौन कौन से पॉइंट्स पे क्या गलतियाँ हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, तभी हमारा जो कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सो आफ्टर दिस देयर इज़ अ recap and you know about that. Recap contains the important points you should just write into your homework copy. So it's time to assessment time. So into the assessment time there is a different types of questions like A, B and C and D and E. So different types of assessment times into this chapter, like MCQ, fill in the blanks, like fill the boxes that are different parts of a speech. So these are some different types of exercise, these different types of assessments in this last of the like exercise. So you have to just complete all the things, you have to just write the question answer into your SW copy. And there is a one more thing, because all 4 the chapter will be finished of this session, this communication session. So after this there is a assessment zone, and that assessment zone contains the all type of, there are different types of question related to the all 4 like chapters. So in this assessment zone there is a different types of questions like MCQ, like true and false, and like advantage, disadvantage, define following. So these are the different types of like E, that is a paragraph writing,
short answer type, long answer type. So it has the different types of questions type. You have to just write all the things into your homework copy, all the subjective question answer into your homework copy. बट मैं इसके जो सॉल्यूशन है वो भी प्रोवाइड करूँगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अभी आपको जो आज का क्लास होगा उसमें जो प्रीवियस क्लासेस के सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आई होप कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जितने भी होमवर्क हैं वो टाइम पे बन रहे होंगे, सबकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। अभी लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, तो कॉपी देखना पॉसिबल नहीं है वन बाय वन, लेकिन जब स्कूल खुलेगी तो सबकी कॉपी कंप्लीट चाहिए, एट एनी कॉस्ट सबकी कॉपी कंप्लीट चाहिए। किसी का भी अगर कॉपी कंप्लीट नहीं होगा तो दे आर जस्ट पनिशेबल, वो पनिशेबल होगा। सो यू हैव टू जस्ट राइट ईच एंड एवरी थिंग्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस एंड देयर आंसर इनटू योर होमवर्क कॉपी। आपको अपने होमवर्क कॉपी में सब कुछ मेंशन कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करोगे, क्वेश्चन करोगे, मैसेज करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। आपको जिस अकॉर्डिंग मेरे से कांटेक्ट करना है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। तो आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा। तो इट्स ओके, हैव अ गुड डे एंड stay home, stay safe.